राधे कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा जिंदल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पेपर 2 की यूनिट 6 जिसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अनुषंगी लाभ यानी कि फ्रिंज बेनिफिट्स के बारे में बताया था, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्य निष्पादन मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप कॉमर्स नेट पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। जो कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्य निष्पादन मूल्यांकन जो है वो क्या होता है, इन शॉर्ट में आपको बताऊं, जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, कार्य निष्पादन मूल्यांकन यानी कि किसी भी कर्मचारी द्वारा किया गया कार्य निष्पादन यानी कि जो भी उसने काम किया है उसका मूल्यांकन। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस, उसने कैसा परफॉर्म किया है उस कार्य को करते हुए, उसका मूल्यांकन करना कहलाता है हमारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। निष्पादन मूल्यांकन का अर्थ किसी पद पर कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के सुव्यवस्थित, निष्पक्ष एवं तुलनात्मक मूल्यांकन से, यानी कि कोई भी जो कर्मचारी है, चाहे वो किसी भी पद पर है, चाहे वो छोटे लेवल पे है चाहे वो बड़े लेवल पे है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसका निष्पक्ष और तुलनात्मक, यानी कि उसके अंदर किसी के साथ ना भेदभाव करना, और तुलनात्मक मतलब उनमें तुलना की जा सके, यानी कि एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी में तुलना की जा सके, इस प्रकार का मूल्यांकन करना निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। इसमें कर्मचारी के कौशल, कार्य निष्पादन क्षमता तथा संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं और रुझानों की दृष्टि से एक दूसरे से अलग होता है। ये अंतर एक सीमा तक प्राकृतिक होते हैं तथा इनको मौलिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण देकर भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए, जो ये निष्पादन मूल्यांकन किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें सिर्फ ना उसका काम देखा जाता है कि उसने कितना काम किया है, बल्कि साथ में ये चीज़ भी देखी जाती है कि उसने किस कौशल द्वारा ये काम किया है। ठीक है, उसने कितना मन लगा के काम किया, कैसी कंडीशंस में उसको काम को किया है, कितनी क्षमता थी। ठीक है, उसके मतलब पूरी टोटल सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती है कि किस तरीके से उसने काम को किया है। ठीक है, तो ये मूल्यांकन क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है। मैं अपने तरीके से काम करती हूँ और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपने तरीके से काम करता है। किसी के अंदर क्षमता ज़्यादा होती है, किसी के अंदर सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी के अंदर शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, अगर हम कितना भी प्रशिक्षण दे लें, हम कितना भी एक दूसरे को प्रशिक्षित कर लें, तब भी एक व्यक्ति दूसरे की व्यक्ति की तरह कार्य नहीं कर सकता। वो अपनी तरीके से ही कार्य करेगा। वो सिर्फ टेक्निक्स को प्रशिक्षण द्वारा हासिल कर सकता है, लेकिन जो उसके अंदर व्यक्तिगत गुण हैं उनको हम एक अंतर तक ही चेंज कर सकते हैं, पूरा उनको चेंज हम नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद देखिए, मूल्यांकन की, निष्पादन मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं। तो देखिए वो कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले देखिए, डैली ऑर्डर द्वारा जो बताई गई हैं वो है, डैली ऑर्डर के शब्दों में निष्पादन मूल्यांकन या कर्मचारी मूल्यांकन शब्द का आशय उन समस्त औपचारिक कार्यविधियों से है जिनका प्रयोग संगठन में कार्यरत कर्मचारियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो निष्पादन मूल्यांकन है उसका उपयोग कर्मचारी मूल्यांकन, मतलब जितनी भी औपचारिक कार्यविधियां होती हैं एक संगठन में, जितनी भी औपचारिक कार्यविधियां हो रही हैं उन सभी का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए निष्पादन मूल्यांकन शब्द को यूज किया जाता है। ओके, बीच के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन व्यक्ति का उसके कृत्य निष्पादन के संदर्भ में तथा संभाव्य विकास के संदर्भ में व्यवस्थित मूल्यांकन है। ठीक है, तो देखिए बीच जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो निष्पादन मूल्यांकन है वो किसी भी व्यक्ति का कृत्य निष्पादन यानी कि उसने क्या काम किया है उसके संदर्भ में उसका संभाव्य विकास, यानी कि उसका निष्पादन करने के बाद उसका हम संभाव्य विकास भी कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर कमियां छोड़ रहा है, उसको फिर हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसके थ्रू जो है वो विकसित होगा। ठीक है, तो इन सभी का व्यवस्थित मूल्यांकन करना क्या कहलाता है, निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार मूल्यांकन का संबंध कर्मचारी द्वारा संपादित कृत्य से है,
जो उसके कौशल, क्षमता तथा परिणामों का अध्ययन करता है। निष्पादन मूल्यांकन को अन्य अनेक शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे सेवांकन, कार्यक्षमतांकन, योग्यता मूल्यांकन आदि। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे फर्स्ट देखिए पदोन्नतियां, यानी कि प्रमोशंस। प्रणाली को कर्मचारी के वर्तमान पद के लिए मूल्यांकन करता रहना चाहिए तथा अपेक्षाकृत ऊंचे पद के लिए उसकी क्षमताओं को देखना चाहिए। अपना काम भली प्रकार कर रहे एक व्यक्ति से यह अर्थ अनिवार्यता नहीं लिया जा सकता कि वह पदोन्नति के लिए पूर्णतः उचित है या नहीं। तो देखिए, हर संगठन में एक जितने भी कर्मचारी होते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या उनके अंदर जो है प्रमोशन की क्षमता है या नहीं, क्या वो इतना कार्य कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जब हम कार्य निष्पादन मूल्यांकन करते हैं तो हमें उसके थ्रू ये पता चल जाता है कि जो कोई कर्मचारी है वो कितना कार्य कर रहा है, ठीक है, कितनी क्षमता से कार्य कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या कौशल है, उसके क्या व्यक्तिगत गुण है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पता चल जाता है। तो हमें ये भी पता चलता है कि क्या वो व्यक्ति जो है वो प्रमोशन के लायक है या नहीं। ठीक है, और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि जो एक अपने पद पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रमोशन के लिए भी तैयार है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम उसको प्रमोट कर देते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, ठीक है, जिसको वो संभाल नहीं पाता, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो हमें ये भी देखना होता है कि ये ऊपर के लेवल तक काम कर सकता है या नहीं, क्या ये एक्स्ट्रा स्ट्रेस संभाल सकता है या नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है परस्पर तुलना में सहायक। प्रत्येक कर्मचारी का समान आधार पर मूल्यांकन किए जाने के परिणाम स्वरूप उनमें तुलना के लिए वैज्ञानिक आधार मिल जाता है तथा विभिन्न कर्मचारियों की क्षमता भी की आपस में तुलना की जा सकती है। योग्यता मूल्यांकन से प्राप्त निष्कर्ष न्यायपूर्ण व विश्वसनीय होते हैं और उनके आधार पर कुशल कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे कई कर्मचारी जो होते हैं वो एक ही लेवल पे काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कर्मचारी जो है वो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो दो कर्मचारी वो सेम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक कर्मचारी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और एक कर्मचारी जो है वो कम अच्छा काम कर रहा है। तो हम निष्पादन मूल्यांकन के थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो ये कर्मचारी है ये अपनी ज़्यादा क्षमता से काम कर रहा है, पूरा मन लगा के काम कर रहा है, तो उससे क्या होता है, उससे हम उस कर्मचारी को पुरस्कृत कर सकते हैं, जिससे कि उसको तो अभिप्रेरणा मिलेगी ही मिलेगी कि मुझे प्राइज़ मिला तो मुझे और अच्छे से काम करना है। साथ में जो दूसरा कर्मचारी होता है उसको भी अभिप्रेरणा मिलती है कि अगर मैं भी मन लगा के काम करूँगा तो मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें पुरस्कृत करने का भी आधार मिल जाता है, तुलना करने का आधार मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊंचा मनोबल। पदोन्नति का न्यायपूर्ण तथा पक्षपात रहित आधार होने से कर्मचारियों में पदोन्नति के प्रति भ्रम पैदा नहीं होता, जिसके कारण उनका मनोबल ऊंचा रहता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या होता है इसके अंदर, पदोन्नति कैसे होती है, पदोन्नति हो रही है कि उसका कार्य देखकर, ठीक है, वो कितना कार्य कर रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, तो उसके हिसाब से पदोन्नति हो रही है। तो जो बाकी के जो कर्मचारी होते हैं उनके अंदर भी कोई संदेह नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि ये ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो इसलिए इसका प्रमोशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रबंधक वर्ग की उपयोगिता। इससे प्राप्त सूचनाएं प्रबंधकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास में सहायता पहुंचाती है तथा पदोन्नति, स्थानांतरण व पदमुक्ति संबंधी निर्णय लेने में भी प्रबंधक का पद प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो देखिए प्रबंधक के लिए कैसे उपयोगी होती है कि जब हमें किसी व्यक्ति के कार्य के बारे में सभी बातों का पता चल जाता है तो हम उससे उसके प्रमोशन के डिसीजंस ले सकते हैं कि क्या ये प्रमोशन के लायक है या नहीं, क्या या फिर इसका ट्रांसफ़र करना है, अगर कहीं और ब्रांच में कोई अच्छे मैनेजर्स वगैरह की ज़रूरत है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, या फिर ये अच्छा काम नहीं कर रहा तो इसलिए उसका ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, या फिर वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करना तो उसको निकालना है। इन सभी तरीके के जो डिसीजंस है वो मैनेजर्स जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ट्रांसफर्स, यानी कि स्थानांतरण। एक संगठन में विभिन्न प्रकार के सेवी वर्गीय कार्यों पर विचार किया जाना आवश्यक हो सकता है, जैसे स्थानांतरण, छटनी, पद अवनतियां तथा निष्कासन। कुछ मामलों में ऐसी कार्यवाही असंतोषजनक निष्पत्ति के कारण आवश्यक हो जाती है, जबकि अन्य कुछ मामलों में ऐसा आर्थिक परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो जाता है, जिस पर संगठन का कोई नियंत्रण नहीं होता। उत्पादकीय प्रक्रिया में परिवर्तनों के कारण ऐसी कार्यवाहियों को यदि वे निष्पादन मूल्यांकन पर आधारित हो तो उन्हें उचित ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम स्थानांतरण वगैरह करते हैं तो हम
किसी के कार्य निष्पादन मूल्यांकन को लेकर अगर किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी का डिमोशन कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो कर्मचारी है वो भी कुछ कहने लायक नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें ये किस वजह से हमें निकाला जा रहा है या हमारा ट्रांसफ़र किस वजह से किया जा रहा है, ठीक है। तो ये निष्पादन मूल्यांकन के थ्रू बिल्कुल सही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मजदूरी तथा वेतन प्रशासन। कुछ मामलों में मजदूरी वृद्धियां निष्पत्ति मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित होती हैं। कुछ दशाओं में मूल्यांकन तथा वरिष्ठता को मिला जुलाकर देखा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई वर्कर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने होते हैं, कुछ मजदूरी देनी होती है, कुछ वेतन एक्स्ट्रा देना होता है, जिससे कि उसको अभिप्रेरणा मिले और वो अच्छे से काम करे। तो वो सभी बातें हमें कब पता चलती हैं, वो सभी हमें निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट पर ही पता चलती है कि कौन वर्कर जो है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इसलिए ये भी हमारा एक उद्देश्य है जिससे कि हम निष्पादन मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रशिक्षण तथा विकास। निष्पादन मूल्यांकन की एक उपयुक्त प्रणाली चातुर्यों या ज्ञान के एक ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक हो सकती है जिनमें कुछ कर्मचारी एक स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इस प्रकार सामान्य प्रशिक्षण खामियों को इंगित करते हुए जिनको अतिरिक्त प्रशिक्षण विचार विनिमय या परामर्श द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। तो देखिए, एक इसका उद्देश्य होता है कार्य निष्पादन मूल्यांकन का कि इसके अंदर हमें कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा विकास के बारे में पता चल जाता है कि एक कर्मचारी कितना विकास कर सकता है, उसको किस एरिया में प्रशिक्षण करने की ज़रूरत है, वो कहाँ पर कमियां कर रहा है, वो कितनी खामियां हैं उसके अंदर, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है कि हमें उसके किस वीक एरिया को मजबूत करना है, ठीक है, और क्या वो उसको हम प्रशिक्षित करेंगे तो क्या वो आगे विकास कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो इन सभी बातों का भी निष्पादन मूल्यांकन के द्वारा पता चल जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट कार्मिक शोध यानी कि पर्सनल रिसर्च। तो निष्पादन मूल्यांकन कार्मिक प्रबंध के क्षेत्र में शोध में भी सहायता करता है। मानवीय संबंधों में विभिन्न सिद्धांत कर्मचारियों तथा उनकी निष्पत्ति के बीच कारण तथा परिणाम संबंध ज्ञात करने के प्रयासों के परिणाम ही हैं, ठीक है। तो देखिए, जो निष्पादन मूल्यांकन होता है वो एक तरीके से रिसर्च ही होती है, ठीक है। सॉरी। तो ये एक तरीके से कर्मचारियों की रिसर्च होती है कि जो कर्मचारी है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं या किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सभी बातों का इसके अंदर पता चल जाता है। तो हम निष्पादन मूल्यांकन के थ्रू इन सभी चीज़ों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आत्म सुधार यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो देखिए, निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों की कमजोरियों को सामने लाता है। सद्भावना तथा आपसी सूझबूझ की भावना से अधीनस्थ के बीच एक विचार विनिमय कर्मचारी को अवसर देता है कि संगठन के सामान्य ढांचे में अपनी निष्पत्ति पर दृष्टिपात कर सके। निष्पादन मूल्यांकन कर्मचारियों के प्रश्नों जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ तथा मैं किस स्थिति में हूँ का बखूबी उत्तर दे पाता है, ठीक है। तो देखिए, निष्पादन मूल्यांकन के थ्रू जो कर्मचारी हैं उन सभी को अपनी अपनी बातों के बारे में पता चल जाता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमजोरियाँ हैं, ठीक है। उनके जितने भी प्रश्न होते हैं जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ यानी कि वो काम कैसे कर रहा है और वो किस स्थिति में है यानी कि दूसरों के मुकाबले वो किस स्थिति में है, दूसरों के मुकाबले वो कैसा काम कर रहा है, इन सभी का उत्तर उन्हें मिल जाता है। तो उससे उनको आत्मविकास करने का भी बल मिलता है कि मैं किसी दूसरे कर्मचारी से इतना कम हूँ तो मुझे अपना विकास करना है जिससे कि मैं उसके बराबर पहुँच सकूँ, ठीक है। वह स्वयं को संगठन के एक अहम भाग के रूप में माने तथा अपना सर्वोत्तम योगदान दे। यही समझ उसको अपना रुझान बदलने तथा आत्म सुधार के मार्ग पर चलने में मदद करती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो भी अपने संगठन को अपना मानने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि भाई जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको संगठन का भाग समझा जा रहा है, तो वो भी उनको आत्मविकास आत्मबल मिलता है कि हम भी ऐसा काम करें। वो संगठन को अपना मानते हैं और आत्म सुधार करके संगठन में के कार्यों में सहयोग देते हैं। ओके, उसके बाद है निष्पादन मूल्यांकन का प्रबंधकीय निर्णयन में महत्व, ठीक है। तो देखिए, जो निष्पादन मूल्यांकन है उसका क्या महत्व है। सबसे पहले है मजदूरी एवं वेतन प्रशासन। तो मजदूरी व वेतन प्रशासन के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि हम इसके थ्रू किसी को कितनी मजदूरी या वेतन देना है एक्स्ट्रा, वो उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखिए, इसके द्वारा विभिन्न कर्मचारियों की पारिश्रमिक दरों को निर्धारित करने में आसानी रहती है। ओके, नेक्स्ट है पदोन्नति एवं स्थानांतरण।
इससे ज्ञात हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है या नहीं, जिससे कि उसकी पदोन्नति तथा स्थानांतरण के संबंध में विवेकपूर्ण व तर्कसंगत निर्णय लिए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रशिक्षण। तो इससे कर्मचारियों के गुण दोष का पता चलता है, जिससे कि उनके प्रशिक्षण की सही विधि का चुनाव करने में सहायता मिलती है। ओके, तो ये सभी चीज़ें अभी हम इसकी उद्देश्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए सेवी वर्गीय अनुसंधान, सेम ये है वही है। इससे प्रबंधकों को ज्ञात हो जाता है कि उनकी चुनाव नीति में कहाँ दोष है। पर्यवेक्षक को भी ये पता चलता है कि कार्य में गति लाने तथा किस्म में सुधार करने की दृष्टि से उसे किस कर्मचारी को कितना अधिक पर्यवेक्षित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन से कर्मचारी को अभी हमें कितना और पर्यवेक्षित करना है, उसको कहाँ कहाँ पे हमें उसे पर्यवेक्षित करना है, सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद देखिए कर्मचारियों का आत्मविकास। निष्पादन मूल्यांकन के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी ये जान लेता है कि वह दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले कहाँ पर है तथा उसे में कितने सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा निष्पादन मूल्यांकन की सीमाएं। तो अभी तक हमने इसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। अब इसकी क्या क्या सीमाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए योग्यता तथा निष्पादन का सही अंकन एक कठिन कार्य है। तो देखिए कोई भी कर्मचारी होता है, उसकी जो योग्यता है और जो उसका निष्पादन है उसको सही प्रकार से मापना और बिल्कुल पूरा मापना जो है वो बहुत ही कठिन कार्य होता है। कई बार कोई चीज़ रह भी जाती है, तो इसलिए ये इसकी एक सीमा कहलाती है। उसके बाद देखिए इसमें पक्षपात की अधिक संभावना रहती है। वो कैसे? जो भी मूल्यांकन करता है, मान लीजिए कोई मूल्यांकन करता है, वो किसी कर्मचारी से मान लीजिए किसी कर्मचारी को वो पसंद नहीं करता। ठीक है, तो वो जब उसका मूल्यांकन करता है तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कोई उसमें त्रुटि पैदा कर दे, उसके बारे में कोई गलत रिपोर्ट दे दे। ठीक है, और वहीं अगर मूल्यांकन करता किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को पसंद करता है या किसी उसकी फैमिली का है, तो उसके बारे में हो सकता है कि वो अच्छी रिपोर्ट दे। तो इसलिए इसमें पक्षपात होने की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट है इससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा होता है, विशेषकर जब योग्य घोषित किए गए कर्मचारियों को उचित प्रतिफल नहीं मिलता। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को योग्य घोषित किया गया है कि भाई ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये काफ़ी योग्य है, और उसके बावजूद उसको पुरस्कार ना दिया जाए, तो उससे क्या होता है, कर्मचारियों में असंतोष फैलता है और वो डिमोटिवेट होता है एक तरीके से कि भाई अच्छे काम करने पर भी कुछ पुरस्कार नहीं मिल रहा, तो वो अच्छे से काम करना जो है वो बंद कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति निपुण है तब भी उसके लिए एक रूपता रखना कठिन होता है। ठीक है, तो देखिए जो मूल्यांकन करने वाला होता है, चाहे वो कितना भी व्यक्ति निपुण है मूल्यांकन करने में, ठीक है, लेकिन फिर भी एक रूपता रखना कठिन होता है। यानी कि अगर कई व्यक्ति जो हैं वो मूल्यांकन कर रहे हैं तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से मूल्यांकन करेगा। ठीक है, ये एक व्यक्तिगत गुण होते हैं जिसके हिसाब से मूल्यांकन करते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन होती है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से मूल्यांकन करेगा। मैं अपने हिसाब से देखूंगी कि किसी व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं, वो कैसे कार्य कर रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से मूल्यांकन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है पूर्ण जानकारी के अभाव में भी अंकन में गलती हो सकती है। ठीक है, अगर मूल्यांकनकर्ता जो है उसको सभी चीज़ों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो भी वो मूल्यांकन जो है वो गलत कर सकता है। उसके बाद देखिए अंकन को अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए जटिल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें श्रमिक समझ नहीं पाते तथा उनमें संदेह पैदा होता है। तो देखिए कई जो विधियां होती हैं उनमें वो काफ़ी जटिल होती हैं, और ये क्यों अपनाई जाती हैं, क्योंकि जो मूल्यांकन है, निष्पादन मूल्यांकन, उनमें पक्षपात की संभावना रहती है, तो उनको निष्पक्ष बनाने के लिए जटिल पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। और उससे क्या होता है कि वो कर्मचारियों को समझ में नहीं आती, तो उससे हमें संदेह पैदा होता है कि पता नहीं हमारा मूल्यांकन जो है वो सही प्रकार से किया गया है या नहीं, इसलिए उनमें असंतोष पैदा होता है और वो डिमोटिवेट वहाँ पर हो जाते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।